नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका। देखिए, ये मई महीने का गिरिराज पत्रिका का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मई महीने के 2 पार्ट पीछे के जो मंथ हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, गिरिराज पत्रिका हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हिमाचल से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आज की वीडियो में जो स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड के हिसाब से, तो एक टूरिस्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा इंडेक्स उसको समझेंगे। दूसरा हम क्या समझेंगे यहाँ से, दूसरा आज हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कीम्स को लेकर जो था कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हैं पेंशन से रिलेटेड, उनको जो है वो यहाँ पर कवर किया जाए। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी जो है वो लास्ट में कवर की जाएंगी। ये जो टूरिस्ट का इंडेक्स है ये भी कवर किया जाएगा और इनके क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे साथ में, तो क्वेश्चन भी आप देखेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो था वो गिरिराज पत्रिका में ही डिस्कस किया था। पहले के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे करंट अफेयर के, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमने पढ़ा था और वो 100% वहां से कवर हो गया था। तो लास्ट टाइम की गिरिराज पत्रिका को देख लेना डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए, और आज के टॉपिक मैंने बता दिए हैं। चलिए जी, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर मोनिका नेगी हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट एलोरिडा कप 2024 बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि मोनिका नेगी जिन्होंने हाल फिलहाल में एलोरिडा कप 2024 में कांस्य पदक जीता है, वो जो है वो किस जिले से जो है वो संबंधित है। देखो, मोनिका नेगी जो है वो कौन से जिले से संबंधित है, अभी हाल फिलहाल में इनके द्वारा ये एलोरिडा कप जो है वो जीता गया है। तो ये जो है वो कहाँ से संबंधित है, शिमला जिले से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो एलोरिडा कप है ये हुआ कहाँ पर और होता किससे संबंधित है, ये तो देखो बॉक्सिंग से संबंधित ये है कप। और एलोरिडा ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एक प्रतियोगिता होती है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि मोनिका नेगी हैं रामपुर शहर की, शिमला जिले की, उनके द्वारा ये कप जीता गया है। कहाँ पर ये कप हुआ, एलोरिडा कप हुआ कहाँ पर, तो ये कजाकिस्तान में जो था हुआ, कजाकिस्तान के अस्ताना में जो था ये हुआ, ये आपने ध्यान रखना है, कजाकिस्तान के अस्ताना में ये हुआ। और अभी आप यहाँ से एक और बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कई बार एग्जामिनर ना बड़े डिटेल में पूछ लेता है, तो ये कहाँ से एग्जैक्टली संबंध रखती हैं, तो ननखड़ी क्षेत्र आता है यहाँ पर, एक ननखड़ी के पन्नेल गांव से जो है ये संबंध रखती हैं मोनिका नेगी। और इनके द्वारा ये जो मैच हुआ है एलोरिडा में, यहाँ पर कप हुआ है जो यहाँ पर इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल, इनके कांस्य पदक जो है वो जीता गया है। अब एलोरिडा कप में कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिनके द्वारा कप जीते गए, कुछ एक इंपॉर्टेंट मेडल जीते गए। तो गोल्ड मेडल जो भी जीतता है ना, उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मैच में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जो था वो जीता गया, गोल्ड मेडल जो था वो दो प्लेयर्स के द्वारा जीता गया। इनके नाम क्या है, एक का नाम है निकहत जरीन और एक का नाम है मीनाक्षी। तो निकहत जरीन और मीनाक्षी, इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। ये जो निकहत जरीन है ये 52 kg की श्रेणी में जो है वो आती हैं, 52 kg की श्रेणी में आती हैं। और जरीन, अगर हम बात करें दूसरा जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी जो है वो 48 kg की श्रेणी में आती है। और हिमाचल की ये जो मोनिका नेगी है ये कितने kg की श्रेणी में जो है वो आती हैं, तो ये 81 प्लस kg की श्रेणी में जो है ये आती हैं, ये भी ध्यान रखें। कई बार वेटिंग में भी पूछ लिया जाता है कि वेट कौन सी वेटिंग में जो है ये आती हैं, इनका वेट क्या था, किस श्रेणी में ये आती थी। तो गोल्ड मेडल का ध्यान रखना, मोनिका नेगी का नाम ध्यान रखना, ब्रॉन्ज मेडल शिमला कहाँ से संबंध रखते हैं, वो सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी IPL 2024 मैच प्लेड इन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन धर्मशाला। तो अभी देखो IPL मैच हुए तो IPL 2024 में जो HPCA में मैच हुए वो कितने मैच हुए, 2 IPL 2024 के। तो अगर हम IPL 2024 की बात करते हैं तो 2 मैच IPL 2024 के यहाँ पर हुए। जब मैच हुए थे उस टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम ताजे मैच हुए थे, सबको याद रह जाता है। अभी ना जब जैसे थोड़ा सा मंथ जाते जाएंगे आगे तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इस तरह का। HPCA के स्टेडियम में, HPCA धर्मशाला में जो है वो IPL 2024 के 2 मैच जो था वो हुए। ये कौन सी टीम के मैच हुए ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखो, एक मैच तो यहाँ पर हुआ था 5 मई 2024 को। 5 मई 2024 को ये जो मैच यहाँ पर हुआ था ये किसका हुआ था, ये हुआ था पंजाब किंग्स का और चेन्नई सुपर किंग्स का जो था ये मैच हुआ था यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है 5 मई 2024 को। और दूसरा मैच जो था वो कब हुआ था, और दूसरा मैच किस के बीच में हुआ था, दूसरा मैच यहाँ पर हुआ था 9 मई 2024 को। 9 मई 2024 को ये मैच किस के बीच में हुआ था, तो ये पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में जो था ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक पंजाब
किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में पहला मैच जो था वो हुआ इनका 5 मई को, और दूसरा मैच 9 मई को जो था वो हुआ था 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के बीच में जो था ये देखने को मिला धर्मशाला में। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको मैच की डेट भी ध्यान रखनी है, किस किस के बीच में ये मैच हुआ वो भी ध्यान रखना है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ ना वो सभी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सभी को नोट किया करें, खासकर जो कि आपके नोट्स बनते हैं उनमें अपडेट किया करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन हिमाचल प्रदेश बाय इलेक्शन कमीशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जो हुए उसमें जो अभी देखो उपचुनाव होंगे 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। आपको पता है कुछ एक एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो है वो उपचुनाव होंगे। तो उन उपचुनावों में बोलते हैं कि सबसे अधिक प्रत्याशी जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा जाता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र 6 में से 6 जो हुए हैं उनमें ऐसा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रत्याशी खड़े हैं। तो देखिए सुजानपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सुजानपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जो है वो खड़े हुए हैं। कितने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी पार्टी से वो संबंध रखते हैं वो भी पता होना चाहिए। सुजानपुर में देखिए सुजानपुर से जो है वो खड़े हुए हैं 6 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहली बात ये नोट करें, कौन कौन से हैं। कांग्रेस से रंजीत राणा है, भाजपा से राजेंद्र राणा है, इसके अलावा एनसीपी के द्वारा भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया गया है। एनसीपी के रविंद्र सिंह डोगरा जो है वो है। बाकी के 3 जो बच जाते हैं वो जो है वो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय हैं। उनमें अनिल राणा, राजेश कुमार और शेर सिंह, ये नाम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम कितने हैं, सबसे कम 3 है। सबसे कम 3 जो है वो कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में 3 है। लाहौल स्पीति में कांग्रेस की अनुराधा है, भाजपा के रवि ठाकुर हैं और निर्दलीय जो है वो रामलाल मार्कंडेय खड़े हैं, जो पहले बीजेपी में मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके अलावा लाहौल स्पीति का भी आपने जान लिया। लाहौल स्पीति के अलावा 3 जो हैं वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी आते हैं। बड़सर में कांग्रेस के सुभाष चंद्र हैं, भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल हैं और निर्दलीय जो है यहाँ पर विशाल शर्मा खड़े हुए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपको हाईएस्ट पता चल गया सुजानपुर का, लोएस्ट आपको पता चल गया लाहौल स्पीति और बड़सर यहाँ का है। इसके अलावा बाकी के 3 बच जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि धर्मशाला हो गया, धर्मशाला में जो है वो कितने जो है प्रत्याशी जो है जिन्होंने नामांकन भरा है, तो वो 4 प्रत्याशी हैं। एक तो धर्मशाला से जो है वो कौन है, देवेंद्र सिंह हैं जो कि कांग्रेस के हैं, सुधीर शर्मा हैं जो कि भाजपा से हैं, निर्दलीय हैं जिनका नाम सतीश कुमार है और निर्दलीय हैं एक और जिनका नाम राकेश चौधरी है। ये आपने ध्यान रखना है। और देखो गगरेट से जो है वो 5 लोग खड़े हैं। 5 में से कांग्रेस के राकेश कालिया हैं, भाजपा के चैतन्य शर्मा है, निर्दलीय अमित विशिष्ट हैं, निर्दलीय ही जो है वो यहाँ पर अशोक खोंसला भी हैं और यहाँ पर निर्दलीय एक और है मनोहर लाल शर्मा। और कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र यहाँ से जो है वो 4 लोग खड़े हैं। एक कांग्रेस के विवेक शर्मा, भाजपा के देवेंद्र भुट्टो, निर्दलीय हैं चंचल सिंह और निर्दलीय हैं राजीव शर्मा। ये आपने ध्यान रखना। अब देखो नाम तो कांग्रेस बीजेपी के आपको याद रह ही जाएंगे, बाकी इंडिपेंडेंट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अभी हम एक और जानते हैं यहाँ से बात कि जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, इसके अलावा एनसीपी से भी कैंडिडेट खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ सुजानपुर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट कुछ दिन पहले एक आया था, नाम लेकर कहा गया था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना कि वो वहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ पर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस को वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया जाता है। देखिए डजेंट मैटर। और मैं ना एक बार बहुत बार आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये स्पीच लगती है कि ना फालतू में स्पीच हो जाती है। ये स्पीच नहीं होती, ये बातें उस टाइम याद आती हैं जब एग्जाम में आप बैठते हैं। आपके सोर्सेज ना बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए, जहाँ से भी पढ़िए परंतु लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक चीज़ देखेंगे हज़ारों चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, परंतु फिर भी लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से पढ़िए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा विश्वास अगर आपको किसी के ऊपर करना है तो वो अपने ऊपर करना है और अपनी किताबों के ऊपर करना है, क्योंकि सक्सेस वही चीज़ें दिलाती हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपनी किताबों के ऊपर, वही चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। ये कोई स्पीच नहीं है। एग्जाम में बैठकर ये चीज़ें याद आती हैं जब क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है कि यार वो भी पढ़ा था, किसी ने ये बताया था और अब याद नहीं आ रहा आंसर। तो मतलब अगर आप पॉजिटिवली इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत
हेल्पफुल ये रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वैभव गोपाल अरोड़ा हु प्लेज फॉर हिमाचल प्रदेश इन डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेज फॉर विच टीम इन आईपीएल। बोलते हैं कि घरेलू क्रिकेट में हिमाचल के लिए ये खेलते हैं वैभव गोपाल अरोड़ा। बोलते हैं आईपीएल में जो है वो कौन सी टीम के लिए ये खेलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आईपीएल के मैच चले हैं तो संभवतः जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ ना कुछ तो आईपीएल से पूछेगा। अब देखो ये कौन सी टीम के लिए जो है वो खेलते हैं, ये जो है वो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो है वो खेलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में, वैभव गोपाल अरोड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जो हिमाचल में डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें ये हिमाचल की ओर से खेलते हैं, परंतु आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो आईपीएल में ये केकेआर के लिए जो है वो खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी जो 2019-20 में हुई थी हिमाचल में, इन्होंने जो था वो वहाँ हिमाचल की ओर से जो था वो खेला था। हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने 2020-21 में सैयद मुश्ताक अली खान ट्रॉफी में जो था वो खेला था, परंतु ये हिमाचल के हैं नहीं। ये कहाँ के हैं, ये जो है वो 1997 बॉर्न हैं और ये अंबाला हरियाणा से जो है वो संबंध रखते हैं, परंतु खेलते हैं हिमाचल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा से खेलते हैं, हिमाचल के लिए हैं। आईपीएल में अगर हम देखें तो आईपीएल में ये केकेआर के लिए जो है वो खेल रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो है वो खेल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इनके लिए, इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो गया। आईपीएल के अलावा WPL की मैं थोड़ी सी रिवीजन आपको करवा दूँ तो हिमाचल से संबंध रखती हैं रेणुका सिंह। रेणुका सिंह जो है वो हिमाचल से संबंध रखती हैं और ये जो है वो वुमेन प्रीमियर लीग में जो है वो इन्होंने किस टीम के लिए खेला था, आरसीबी, इनके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए जो था वो इन्होंने खेला था। इसके अलावा देखो ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, मतलब इंडियन टीम का भाग थी। जब इंडियन टीम जो था वो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम में जो था वो बर्मिंघम में खेलने के लिए गई थी, तो ये जो था वो इंडियन टीम की जो था वो हिस्सा थी। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आईपीएल भी हो गया, आईपीएल का विनर कौन सी टीम है वो आप कमेंट करके बताएंगे। हम बेशक डिस्कस करेंगे उत्तीर्ण सीरीज में, और WPL हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। WPL की विनर कौन सी टीम थी, ये दोनों कमेंट करके बताइए आप। इस बार की लेटेस्ट हम पूछ रहे हैं तो वो कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टूरिज्म से संबंधित है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल फॉर द ईयर 2022। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में 2022 में कोई भी विदेशी पर्यटक आया ही नहीं। देखो वैसे तो हिमाचल को जो है वो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट आजकल तो मतलब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद टूरिस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, परंतु अभी भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है देखने को मिलते हैं। परंतु फिर भी कुछ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर फॉरेन टूरिस्टर आते ही नहीं या फिर आए ही नहीं बीच बीच में। 2022 में अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्टर जो था वो नहीं आया, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट जो था वो नहीं आया। तो इसका जो है वो पहला और दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर देखिए आप 2022 तक का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या गया ये बात कही गई। हम फॉरेन टूरिस्टर्स की वजह फॉरेनर टूरिस्ट की बात करेंगे तो बिलासपुर में जो है वो एक भी नहीं आया, ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर के अलावा हमीरपुर में जो है वो एक भी नहीं आया। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी इनके बाद अगर कोई लोएस्ट नंबर था तो ऊना का था। ऊना में 5 फॉरेन टूरिस्टर जो था वो आए थे, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें कि टोटल फॉरेन टूरिस्टर जो था वो कितने आए हिमाचल में, तो टोटल आए 29,333। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्टर कहाँ गए, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्टर जो था वो शिमला आए थे, 10,698 जो था ये थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हाईएस्ट वन कौन था, तो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट वन जो था वो कांगड़ा था। कांगड़ा में जो था ये 6,538 संख्या देखने को मिली। और उसी तरह आप लाहौल स्पीति और किन्नौर में से देखेंगे तो लाहौल स्पीति में थोड़े से ज़्यादा थे। लाहौल स्पीति में कितने थे, 3,792 थे। किन्नौर में कितने थे, किन्नौर में जो था वो 1,964 थे। कुल्लू में 3,706 थे। ये आपने ध्यान रखना। हर एक डिस्ट्रिक्ट का याद रखना क्या पॉसिबल है। देखो ये टूरिस्ट का डाटा है, ये तो याद रह भी जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बेशक नहीं रहेगा परंतु हाईएस्ट टू लोएस्ट रह जाएगा। जैसे कि आप याद रख लेंगे कि हमीरपुर और बिलासपुर में एक भी नहीं था, ऊना में उससे कम थे। सबसे ज़्यादा जो था वो कहाँ पर थे, शिमला में सबसे ज़्यादा थे। शिमला के बाद जो था वो दूसरे नंबर पर जो था वो कांगड़ा था। कांगड़ा में आप ऐसे याद रख लेंगे कि दलाई लामा रहते हैं वहाँ पर, तो उस साइड जो है वो टूरिस्ट आते रहते हैं। उसके बाद आप याद ध्यान रख लेंगे कि कांगड़ा के बाद किसका नंबर था, तो कांगड़ा के बाद ऑब्वियसली जो है वो लाहौल स्पीति का नंबर था, और लाहौल स्पीति के बाद जो था वो कुल्लू का नंबर था। और उसके भी बाद अगर आप नंबर देखेंगे किसी का तो किसका नंबर आ जाता है, तो वो किन्नौर का ही नंबर आ जाएगा, किन्नौर का नंबर आ जाएगा। और किन्नौर के बाद
ये जो है वो सोलन का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर 1259 टूरिस्ट जो था वो आए थे। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जहाँ पर 720 फॉरेन टूरिस्ट जो था वो आए थे। और उसके बाद जो था वो चंबा का नंबर आ जाएगा, जहाँ पर 515 आए थे। और 515 के बाद अगर आप देखेंगे लोएस्ट वन कौन सा था, तो लोएस्ट वन जो है वो यहाँ पर सिरमौर देता है, जहाँ पर 136 ही आए थे। और उसके बाद फिर से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वैसे ही डाटा ये रिवाइज होगा। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो था वो आए, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हर एक कैटेगरी में, चाहे वो डोमेस्टिक हो गए चाहे वो फॉरेनर हो गए, ये ध्यान रखना है। अब इनमें से भी हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कहाँ पर आए और लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो था वो कहाँ पर आए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट अगर आप देखेंगे कहाँ पर आए, इनमें से इन जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास दिए गए हैं, इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हमें देखने को मिले कहाँ पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट जो था वो आए। और कुल्लू के बाद दूसरा नंबर किसका आया, कुल्लू के बाद दूसरा नंबर जो था वो आया शिमला डिस्ट्रिक्ट का। और तीसरा नंबर किसका आया, तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू का पहला नंबर, दूसरा नंबर जो था वो शिमला का आया। और तीसरा नंबर किसका आया, तीसरा नंबर जो था वो मंडी का आया। यहाँ पर तीसरा नंबर किसका था, मंडी का तीसरा नंबर था। और अब लोएस्ट नंबर में आप देखेंगे ना कि सबसे कम टूरिस्ट कहाँ पर आए थे, तो सबसे कम टूरिस्ट जो था वो हमें देखने को मिले थे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो था वो 2,06,255 जो था वो देखने को मिले थे। ये लोएस्ट जो है वो आ गया। लोएस्ट में अगर हम उसके बाद हम बात करें कि जो हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद किसका नंबर जो है वो आया, तो हमीरपुर के बाद नंबर आया किसका, ऊना डिस्ट्रिक्ट का। ऊना डिस्ट्रिक्ट का ये नंबर आया लोएस्ट नंबर में। यहाँ पर जो था वो 2,30,306 जो था वो देखने को मिले, वो आपने ध्यान रखना है। और ऊना के बाद भी जो था वो तीसरे नंबर पर जो था वो लोएस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा, तो वो रहा आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो था वो 3,84,175 जो था वो आए थे। तो ये डाटा थोड़ा सा अलग है, इसको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ही क्या ये इंडियन टूरिस्ट का डाटा भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, देखो अगर इंडियन टूरिस्ट का डाटा भी आप ध्यान रख पाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प एग्जाम में हो जाएगी आपकी। इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जो था वो कहाँ पर आए, इंडियन टूरिस्ट जो था वो सबसे ज़्यादा आए कहाँ पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो था वो यहाँ पर आए सबसे ज़्यादा ये। और उसके बाद दूसरा नंबर जो था वो किसका था, दूसरा नंबर जो था वो शिमला का था, दूसरा नंबर शिमला का था। और उसके बाद तीसरा नंबर जो था वो किसका था, उसके बाद तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरा नंबर जो था वो मंडी का था यहाँ पर। ठीक है जी, मंडी का तीसरा नंबर था। लोएस्ट में हम देखेंगे कि इंडियन टूरिस्ट जो था वो डोमेस्टिक टूरिस्ट जिसको हम कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए लोएस्ट में अगर हम देखेंगे तो वो ऑब्वियसली जैसा आप सोच रहे हैं डाटा वैसा का वैसा ही है। हमीरपुर में जो था वो लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आए, ये आपने ध्यान रखना है। हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर आए, हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर जो था वो ऊना में जो था वो आए लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट। और उसके बाद कहाँ पर आए, उसके बाद जो था वो लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हमें किन्नौर में देखने को मिले। तो हमने टॉप 3 जान लिए, लोएस्ट 3 जान लिए, 6 डिस्ट्रिक्ट हमने इनके कवर कर लिए। ऑप्शन एलिमिनेट आपके हो जाएंगे। बाकी आप इस डाटा को एक बार पढ़ लें, क्योंकि सारा डाटा लिखना मतलब पेज भरने वाला काम हो गया और सारा का सारा डाटा याद रखना पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी। तो एक मोटी मोटी नज़र और 2-3 बार हम रिवाइज़ करेंगे इन चीज़ों को तो ये पक्का आपको याद रहेंगी। 2 बार हम ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुके हैं, मतलब इससे पहले 1 बार हो चुकी हैं ये चीज़ें रिवाइज, दूसरी बार आज हमने लिख कर रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं 1,000 रुपये पेंशन जो है वो दी जाती है ट्रांसजेंडर को जो कि 69 ईयर्स के हैं विदाउट इनकम क्राइटेरिया, बिना किसी इनकम क्राइटेरिया के। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है ट्रांसजेंडर को जो कि 70 ईयर से ऊपर है विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो पहली स्टेटमेंट सही है कि जो 1,000 रुपये दिया जाता है ना पेंशन के रूप में ट्रांसजेंडर को विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। ट्रांसजेंडर को पेंशन दी जाती है, उसमें देखिए उसमें आयु सीमा रखी गई है 69 वर्ष तक कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको 1,000 रुपये दिया जाएगा, और 70 वर्ष से अधिक कोई ट्रांसजेंडर है उसको 1,700 रुपये दिया जाएगा, 1,500 नहीं, उसको 1,700 रुपये दिया जाएगा। ये डाटा जो है 2022-23, 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, तो इस डाटा को आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पक्का हो गया आपका अगर पूछा गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस तरह से है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और संभावना है कि पूछा जाएगा। साथ में ही देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना पीजीटी की तो खासकर इन क्वेश्चन को रट लें पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है, तो पेपर 1 के लिए हमने अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो चला रखी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं बार बार कहता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी और उस एक्यूरेसी से जो है आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सफल रहेंगे उसको क्रैक करने के लिए। और टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहाँ से अवेल कर लेना। थोड़ा सा टाइम बच गया है वो एग्ज़ाम को, उस टाइम को पूरा का पूरा डेडिकेट कर दो अपने एग्ज़ाम के लिए, दिन रात एक कर दो
ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम जो है देख सकें। बाकी हमारी तरफ से जितनी कोशिश होती है, पहले हम पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ये पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेस्ट सीरीज ग्रुप पर। सॉल्व्ड जो है वो वहाँ पर कर दी जाएगी, अनसॉल्व्ड भी कर दी जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आप भी पूरी कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपका नाम होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मच इंसेंटिव इज बीइंग गिवन टू कपल्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। तो ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तब भी डाटा सेम रहेगा। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तब भी ये डाटा जो है वो सेम रहेगा। मैं दोनों डाटा आपको कंपेयर करके दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये 50,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर जो है वो 50,000 रुपया जो है वो दिया जाता है इंसेंटिव इंटरकास्ट मैरिज पर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये इंसेंटिव जो है वो दिया गया, जो इंटरकास्ट मैरिज के लिए रखा गया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अगर हम बात करते हैं इसके लिए 3.10 करोड़ का बजट प्रोविज़न किया गया था। इसमें जो है वो 616 कपल्स को जो था वो बेनिफिट दिया गया और अमाउंट 3.08 जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दिसंबर 2023 तक का ये डाटा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डाटा भी देख लीजिए, 3.10 करोड़ का यहाँ पर जो था प्रोविज़न किया गया था। 559 कपल्स को जो था वो बेनिफिट मिला और 3.02 करोड़ जो है ये जो है वो डाटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बेनिफिट दिया गया लोगों को दिसंबर 2022 तक। तो ये हमने दोनों डाटा जो है वो कंपेयर कर लिए। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मच स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस फॉर दोज हैविंग स्पेशल डिसेबिलिटी होगा यहाँ पर, स्पेशल डिसेबिलिटी एबव 70% विदाउट इनकम क्राइटेरिया। तो बोलते हैं 70% से अधिक विशेष डिसेबिलिटी वाले कोई व्यक्ति हैं, उनको बिना किसी आय, बिना किसी मानदंड के कितना विशेष योगदान जो है वो दिया जाता है। देखिए अगर कोई 70% से अधिक कोई, अगर आप कहेंगे 70% से अधिक कोई जो है वो स्पेशली डिसेबल है और विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, उसको जो है वो कितनी सहायता जो है वो दी जाती है, उसको 1,700 रुपया जो है वो दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये आपने ध्यान रखना, इसमें कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। ये जो दिव्यांगता राहत भत्ता दिया जाता है, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। अगर कोई 40% से 69% तक दिव्यांग है और उसकी इनकम 50,000 से कम है तो उसको 1,150 रुपया जो है वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और बिना किसी आय के अगर कोई 70% से अधिक दिव्यांग है तो उसको 1,700 रुपया जो है वो दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये डाटा बिल्कुल सेम है। ये डाटा यहाँ तक का डाटा बिल्कुल सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, दोनों इकोनॉमिक सर्वे आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब किसी के भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो सही आंसर कर आएंगे, और वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए भी। अब देखो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स हमारे पास हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो चलाई गई है सरकार के द्वारा। इसमें देखो सरकार जो है वो लाभ देती है। अगर कोई 60 to 69 वर्ष से बीच है, इनके 60 to 69 वर्ष के पेंशनर हैं, तो उनको 1,000 रुपया जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये जो पेंशन दी जाती है ना, ये सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर वृद्धावस्था पेंशन नाम से ही पता चल रहा है, परंतु इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि जो कपल है ना, जिसको ये पेंशन दी जाएगी, उनमें से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए जिसको सरकारी पेंशन मिल रही हो। ठीक है जी, ना ही वो इनकम टैक्स दे रहा हो, तब उनको ये पेंशन मिलेगी। तो 60 to 69 अगर कोई है तो उसको 1,000 रुपया मिलेगा। 70 वर्ष वो उससे अधिक का कोई है तो उसको जो है वो 1,700 रुपया जो है वो मिलेगा। इसमें देखो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, टेस्ट सीरीज में भी हमने डिस्कस किया है। जो हमारा टेस्ट सीरीज ग्रुप है ना, उसमें देखना इकोनॉमिक सर्वे की हमने एक टेस्ट सीरीज जो है वो डाली हुई है कुछ दिन पहले, उसको एक बार देखना। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इसमें 65 to 69 वर्ष तक के लोगों को कवर किया गया है और 1,150 रुपया जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और जो टेस्ट सीरीज ग्रुप में मैंने टेस्ट सीरीज डाली है ना, उसमें हमने अलग अलग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। एक और वैसी टेस्ट सीरीज अभी आने वाली है, थोड़े दिनों में आ जाएगी, अभी एक दो दिनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ये बीपीएल के लिए है। इसमें 60 to 69 जो बीपीएल व्यक्ति हैं उनको 1,000 रुपया दिया जाता है। 70 वर्ष या उससे अधिक कोई बीपीएल है उसको 1,700 रुपया दिया जाता है। 65 to 69 कोई बीपीएल महिला है तो उस महिला को 1,150 रुपया दिया जाएगा। ये डाटा 2022-23, 2023-24 इन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। तो विधवा पेंशन के तहत
40 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को कवर किया गया है। बीपीएल से संबंधित होनी चाहिए, 1150 रुपया दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक कोई विधवा है तो उसको बीपीएल से संबंध रखती है, इसको 1700 रुपया दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना है, इसमें विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति जो कि 80% से अधिक दिव्यांग है और बीपीएल से संबंधित रखता है, उसको 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। एक और योजना है विधवा परित्यक्ता एकल नारी पेंशन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 45 to 69 ये एज क्राइटेरिया रखा गया है और उन महिलाओं की आय 50,000 से कम जो है वो होनी चाहिए, उनको 1150 दिया जाएगा। अगर 70 ईयर या उससे अधिक की कोई आयु सीमा की महिला है तो उसको 1700 रुपया जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये योजनाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है जी, ये योजनाएं हो गई पेंशन से संबंधित। जो पेंशन सरकार देती है अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग नाम से जो है वो अलग अलग नाम की पेंशनें दी जाती हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे हिमाचल में और उन योजनाओं को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। बहुत सारी योजनाएं कवर हो भी चुकी हैं, जैसे कि ये योजनाएं आज हमने कवर कर ली तो ये आपकी पक्की हो गई। यहाँ से 2, 4, 10, 15, 20, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले जाए, आपका गलत नहीं हो सकता। अब देखो एलाइड का एग्जाम भी जो है वो आ रहा है। एलाइड के एग्जाम की डेट आ चुकी है, वो एग्जाम आ रहा है। तो एलाइड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एलाइड के साथ साथ आपकी बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ऑनेस्टली अगर आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और डेफिनेटली आप अपना नाम जो है वो पाएंगे मेरिट लिस्ट में और सबसे ऊपर जो है वो पाएंगे। इस बात को मान के चलिए। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं रिसेंटली अ पेनस्टॉक बस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट काउसिंग अ फ्लैश फ्लड इन मुल्तान विलेज। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना में पेनस्टॉक फटने से मुल्तान गांव में अचानक बाढ़ आ गई। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अभी आपको कमेंट करके बताना है। मई महीने का जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने डिटेल से ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी, एग्जाम से रिलेटेड डाटा मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से सर्च करना, अपने टेलीग्राम ओपन करके @allexam31 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।